डिटरमिनर्स पर आधारित है। चलिए पहला सेंटेंस हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी बच्चे अपने अपने पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और देखेंगे कि आपका लेवल क्या है और उसी हिसाब से आप एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। जिसका पॉइंट क्लियर नहीं होगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पेन इज माइन। देखिए यहां पर सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया है, उसके बाद आगे है पेन इज माइन। पेन इज माइन। अब आगे दो वर्ड्स लिए गए हैं, पहला है दिस और दूसरा है दीज। पहला है दिस और दूसरा है दीज। अब हमें खाली स्थान को भरना है, यानी कि यहां पर दिस का यूज किया जाएगा या दीज का यूज किया जाएगा, ये पॉइंट हमें अच्छे से पहले पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग डिटरमिनर पढ़ रहे थे तो डिटरमिनर वाले चैप्टर में आपको बताया गया कि देखिए दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको दिस और दैट कहा जाता है और फिर उसके साथ साथ उसका प्लूरल वर्ड होता है दीज और दोज। इसको वहां पर डिस्कस किया गया था कि दिस का यूज और दैट का यूज कहां करते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको भी समझते चलेंगे। अगर बात की जाए दिस या फिर बात की जाए दैट की, तो ये दोनों क्या होते हैं साथियों, ये हमारे होते हैं सिंगुलर। ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यानी सिंगुलर का मतलब कोई भी चीज आपके पास एक है, जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है तो ये क्या है, सिंगुलर है। एक मोबाइल है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो जब कोई वस्तु नजदीक होती है, पास में होती है और इतने पास में होती है कि आप उसे छू करके टच करके बता सकते हैं। जैसे मैं कहूं ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल, तो यहां पर ये इतनी दूरी पर है कि इसे आप टच कर सकते हैं। दिस इज माई मार्कर, यही मेरा मार्कर है तो इतनी दूरी पर है, इसे आप छू सकते हैं। तो यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, दिस यूज किया जाएगा। लेकिन वो आर्टिकल, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से दैट का यूज किया जाता है। दैट कहां यूज करते हैं, जब कोई वस्तु सिंगुलर होगी लेकिन इतनी दूर होगी कि आप उसे टच नहीं कर पाओगे बल्कि उसे बताओगे। जैसे ये मार्कर मान लीजिए कुछ दूरी पर रखा हो, इसे मैं टच नहीं कर पा रहा, तो ये देख करके बताऊंगा कि दैट इज माई मार्कर, वो मेरा मार्कर है। यानी कि मार्कर मेरा है लेकिन मुझसे दूर पर रखा है, यानी इतनी दूरी पर है कि मैं उसको टच नहीं कर सकता हूं। तो जब कोई वस्तु नजदीक होती है और सिंगुलर होती है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, दिस। और जब कोई वस्तु इतनी दूर पर होगी कि आप उसे देख करके बताएंगे, छू करके नहीं बता सकते हैं, पॉइंट आउट करके इशारा करते हुए आप बताएंगे, तब वहां पर दैट का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से बात करें दीज की और दोज की, तो दिस का जो प्लूरल वर्ड होता है वो क्या है दोस्तों, दीज होता है, और दैट का जो प्लूरल वर्ड होता है वो क्या है, दोज है। यानी कि दिस का इस्तेमाल नजदीक पर रखी हुई किसी वस्तु के लिए करेंगे, और जब दूर पर रखी हुई एक से ज्यादा वस्तु होगी, एक से ज्यादा स्थान होगा या कोई भी चीज जिसकी संख्या एक से ज्यादा हो जाए, यानी जिसे प्लूरल कहा जाता है, तब वहां पर क्या यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। लेकिन वस्तु आपकी एक है, सिंगुलर है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। लेकिन ये दूर पर, ये नजदीक के लिए होती है, पास में रखी हुई वस्तु के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोई वस्तु कहां पर है, दूर पर रखी हुई है, दूरी पर है, तब वहां पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, दैट यूज किया जाएगा। तो जब कोई वस्तु हमारे एकदम बिल्कुल पास में होगी लेकिन संख्या एक से ज्यादा होगी तो वहां दीज, और एक से ज्यादा होगी तो वहां पर क्या यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे, लेकिन दूर पर रखी हुई वस्तु होगी। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं और चेक करते हैं कि यहां जो खाली स्थान दिया गया यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। पेन इज माइन, दोस्तों क्या बोला जा रहा है, पेन इज माइन, ये मेरी पेन है। पेन इज माइन, ये मेरी पेन है। तो यहां पर देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां किसकी बात हो रही है, पेन की बात हो रही है। तो पेन ये मेरा आर्टिकल हो गया, पेन मेरी वस्तु हो गई।
अब ये सिंगुलर है या प्लूरल आपको ये चेक करना है। अगर एक पेन होगी तो आप उसे पेन बोलोगे, लेकिन एक से ज्यादा हो जाए तब क्या बोलते हैं, पेन्स बोलते हैं। तो यहां पर जो पेन है वो क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर के लिए दिस का इस्तेमाल होता है, ना कि दीज का। तो दीज नहीं आएगा, क्या आएगा, दिस आएगा। दिस इज द राइट आंसर। तो यहां पर दिस आप फिल कर दोगे, क्या हो जाएगा ये, दिस पेन इज माइन। क्या लिखा जाएगा, दिस पेन इज माइन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिया जाए, बॉयज आर नॉट प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, ये देखिए पहले खाली स्थान है, फिल करने के लिए दिया गया है, क्या है, बॉयज आर नॉट प्लेइंग। बॉयज आर नॉट प्लेइंग। बॉयज आर नॉट प्लेइंग। अब यहां पर आपको दैट और दोज फिल करना है। क्या फिल करना है, दैट या फिर क्या फिल करना है, दोज में से किसी एक को फिल करना है। अब आप बताएंगे कि यहां पर दैट आएगा या फिर दोज आएगा। तो साथियों आपको यह चेक करना है कि कौन सी वस्तु है, सिंगुलर है या प्लूरल है, और कहां पर है, पास में है या दूर पर है, ये सारी चीजें आपको चेक करना। देखिए जिसके लिए हमें वर्ड यूज करना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, बॉयज लिखा हुआ है। अब आप बताओ बॉयज क्या होता है, ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप बोलोगे सर ये प्लूरल है। तो जब कोई वस्तु प्लूरल होती है तो पहली चीज तो उसके लिए दैट आएगा नहीं, उसके लिए दिस आएगा नहीं, तो क्या आएगा, दोज आएगा। प्लूरल वस्तुओं के लिए क्या यूज करते हैं, दोज का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोज बॉयज आर नॉट प्लेइंग, वे लड़के खेल नहीं रहे हैं। दोज बॉयज आर नॉट प्लेइंग, वे लड़के खेल नहीं रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ता जाएगा, अब एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से। और ये जो भी आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये किस पर आधारित है, डिटरमिनर्स पर आधारित है। तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं ये आपको अलग से वीडियो बनाया गया, उसको देख लेंगे। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले आपका खाली स्थान दिया गया है फिल करने के लिए, यहां पर हाउस इज माइन। हाउस इज माइन, हाउस इज माइन। साथियों यहां पर आपको फिल करना है दैट या दोज, दैट या फिर क्या है, दोज है। इन्हीं दो वर्ड्स में से आपको फिल करना है कि कौन सा वर्ड यहां पर आएगा। अब देखिए हाउस इज माइन लिखा हुआ है, घर मेरा है, लेकिन दैट हाउस इज माइन होगा या दोज हाउस इज माइन होगा। आपको यहां पर जो वर्ड दिया गया है फिल करने के लिए, आपको यह देखना होगा कि इसका यूज कहां होगा। तो दैट का यूज हम कहां करते हैं, कोई वस्तु जब सिंगुलर होती है, दूर पर होती है। और दोज का यूज कहां करते हैं, जब कोई चीज प्लूरल बन जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी, तब वहां पर इसका यूज करेंगे। दूर पर होगी तब उसका यूज करेंगे दोज का। तो अब आप ये चेक करो कि जो वर्ड यूज किया गया है, जैसे यहां पर हाउस है, तो हाउस क्या है, हाउस सिंगुलर होता है, हाउसेस क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इसलिए दैट का उपयोग यहां पर किया जाएगा। दैट हाउस इज माइन, वो वाला घर मेरा है। दैट हाउस इज माइन। यहां पर दोज नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर हाउसेज अगर होता तब दोज हो जाता। अगर यहां हाउसेज होता, हाउसेज, तो क्या लिखा जाता, दोज हाउसेज आर माइन होता। लेकिन यहां पर सिंगुलर है, हाउस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, यहां सिंगुलर का यूज किया जाएगा। चलिए अब अगला सेंटेंस लेते हैं। नंबर 4, आइडिया इज नॉट गुड। आइडिया नेक्स्ट है, आइडिया इज नॉट गुड। अब इसमें फिल क्या करना है आपको, दैट और दीज, दैट और दीज। चलिए साथियों आपको यह बताना है कि यहां पर दैट आएगा या दीज आएगा। अब देखिए किसके लिए यूज करना है,
ये जो आपका डिटर्मिनर्स है यानी दैट और दीज, इनका इस्तेमाल बार बार बताया जा रहा है कि दैट का यूज कहां करते हैं, जब कोई वस्तु अकेली होगी, सिंगुलर होगी, दूर पर होगी, तब वहां पर दैट आएगा। लेकिन जब कोई वस्तु आपकी कहां पर होगी, नजदीक होगी, कहां होगी, नजदीक होगी और एक से ज्यादा होगी, तब वहां पर दीज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमें क्या यूज करना है ये देखने से पहले पहले आप वर्ड देखिए कौन सा आया हुआ, आइडिया लिखा हुआ, आइडियाज नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आइडिया लिखा हुआ है। तो आइडिया क्या है, यह आपका सिंगुलर है। आइडिया क्या है आपका, सिंगुलर है। तो जब कोई चीज सिंगुलर होता है तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। वैसे भी आप देख सकते हैं साथियों कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज होंगे तो देखिए इसके आगे जो वर्ब लिखी हुई है वो सिंगुलर लिखी हुई है। अगर मैं इज की बात करूं या आर की बात करूं तो इज होता है सिंगुलर और आर होता है प्लूरल। तो यहां पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है, जैसे यहां पर पेन था, अब इसके आगे देखिए इज लिखा हुआ है, तो इज से भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, सिंगुलर है। तो जब कोई चीज सिंगुलर होती है तो वहां दीज नहीं आएगा, क्या आएगा वहां पर, दैट यूज किया जाएगा। तब ये बन जाएगा आपका दैट आइडिया इज नॉट गुड, वो आइडिया अच्छा नहीं है। दैट आइडिया इज नॉट गुड, वो आइडिया अच्छा नहीं है, यानी जो आइडिया आपने बताया था वो आइडिया अच्छा नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 5, बुक्स आर माइन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले अभी है, अभी आगे और भी टाइप के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। बुक्स आर माइन, बुक्स आर माइन, बुक्स आर माइन, फिल क्या करना है यहां पर, दिस और दीज, दिस या फिर दीज। अब आप समझ गए होंगे कि दिस कहां आएगा और दीज कहां आएगा। जैसे ही अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, बुक्स है, और यहां पर बुक नहीं लिखा हो, बुक्स लिखा हुआ है। आगे जो वर्ब आई है ये भी प्लूरल आई है, तो यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी प्लूरल है और ये आर लिखा हुआ ये भी प्लूरल है। तो जब यहां पर सारी चीजें प्लूरल है तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। आपको इसके पहले का कॉन्सेप्ट भी बताया गया था कि जब कोई सेंटेंस लिखा हो उसमें सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर फॉर्म में हो, तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी किस फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। अगर सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो ये अपने साथ किस तरह की वर्ब लेगा, ये भी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक क्या, सिंगुलर वर्ब, एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल आता है। तो बुक्स भी आपका प्लूरल है और ये जो वर्ब यूज की गई है ये भी आपकी प्लूरल है। तो यहां पर आपको चेक करना है कि दिस आएगा या दीज आएगा। तो दिस होता है सिंगुलर और दीज होता है प्लूरल। तो यहां पर क्या आएगा, दिस या दीज, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल वाला आएगा ना कि सिंगुलर वाला आएगा। तो यहां क्या फिल करेंगे, दीज बुक्स आर माइन, क्या हो जाएगा, दीज बुक्स आर माइन। चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जहां भी आपको डाउट होगा आप कमेंट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 6, डू, फिर उसके बाद ब्लैंक्स दिया गया है, फिर है ओन वर्क, ओन वर्क। अब साथियों यहां पर कोई भी वर्ड दिया नहीं गया फिल करने के लिए। अब आप यहां पर अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि यहां फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, जबकि यहां पर कोई भी वर्ड ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ओन वर्क लिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओन वर्क लिखा हुआ है। डू, डू का मतलब क्या है, डू एक एक्शन वर्ब है। क्या है ये, एक्शन वर्ब है। यानी कि सेंटेंस अगर आप देखें तो यहां दिस से स्टार्ट हुआ है, यहां दैट से स्टार्ट हो रहा है, यहां दीज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और वर्ब के बाद जो आया है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। साथियों यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए। एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, इंपैरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा। इंपैरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और यहां पर अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, छिपा करके रखा जाता है, उसे लिखा नहीं जाता है। तो सब्जेक्ट लिखा तो नहीं जाता लेकिन सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। इस सब्जेक्ट का इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। और एक चीज आपको यह भी समझना है कि अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होता है, और उसके साथ हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। किसका? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो जब सब्जेक्ट आपका, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर आपका आई लिखा होगा, सब्जेक्ट क्या लिखा होगा? आई लिखा होगा, तो इसके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो क्या आता है? माई आता है। अगर सब्जेक्ट आपका क्या होगा? वी होगा, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? आर होगा। ऐसे अगर सब्जेक्ट आपका यू लिखा हुआ है तो इसके साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो क्या होगा? योर होगा। तो आप ये देखिए, डू से स्टार्ट हो रहा है और ये सेंटेंस, डू का मतलब है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहां जो लिखा हुआ है ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो V1 और ऑब्जेक्ट जिसमें आता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और उसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू। तो यू के साथ क्या आएगा? योर आएगा। तो यहां क्या फिल करेंगे? डू योर ओन वर्क। क्या हो जाएगा? डू योर ओन वर्क। ये जाकर के सही होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। 6 सेंटेंस आपने कंप्लीट किया है, कोशिश करेंगे कि कम से कम 20 से 25 सेंटेंस जो है आपको बताया जाए। और उसके बाद अगला पार्ट जो होगा वो, चूंकि ये एक्सरसाइज कम से कम 40 सेंटेंस की एक्सरसाइज है, तो एक ही वीडियो में अगर आप देखेंगे तो चूंकि लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये डिटरमिनर पर आधारित वीडियो और एक्सरसाइज 2 पार्ट में कर दी जाए ताकि आप अच्छे से समझ पाए। चलिए 6 हो गया, चलिए 7 लेते हैं। सेंटेंस नंबर आपका 7 है। आई नो, फिर उसके बाद यहां पर डॉट 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 कर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। राइट्स है। अब यहां पर भी साथियों आपको कोई भी वर्ड नहीं दिया गया फिल करने के लिए। जरा बताइए कि यहां पर हम क्या फिल करेंगे? आई नो राइट्स, आई नो राइट्स लिखा हुआ है, यहां राइट्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। राइट का क्या मतलब होता है? अधिकार। राइट का क्या मतलब होता है? अधिकार, हक, हक होता है। तो यहां पर राइट लिखा हुआ है, तो आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं। तो मैं क्या जानता हूं? मैं मेरा अधिकार जानता हूं। आप अपना अधिकार जानते हो, वे अपना अधिकार जानते हैं। तो साथियों यहां पर जो राइट लिखा हुआ है, राइट्स लिखा हुआ है, ये क्या है? ये भी आपका एक नाउन है। क्या है? ये नाउन है। और नाउन के पहले क्या है? चूंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। इसके बाद जो आएगा वो नाउन होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये क्या है? आपका नाउन है। अगर ये नाउन है तो इसके पहले क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अब इसके पहले क्या बताया गया कि आई के साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या आता है? माई आता है। वी के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? आर आएगा। ऐसे यू लिखा हुआ है तो यू अगर सब्जेक्ट है तो यू के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? योर आएगा। यू के साथ क्या आएगा? योर आएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है? आई लिखा हुआ है, तो आई के साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा? माई आएगा। तो यहां दोस्तों क्या फिल करेंगे? माई फिल करेंगे। ये हो जाएगा आई नो माई राइट्स, मैं मेरा अधिकार जानता हूं। आई नो माई राइट्स, मैं अपना अधिकार जानता हूं, मैं मेरा अधिकार जानता हूं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर 8 है आपका, वी शुड डू, वी शुड डू, वी शुड डू वर्क नाउ, वर्क नाउ। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या फिल करना है? वी शुड, वे शुड। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। वे शुड डू, हमें करना चाहिए। यहां पर वर्क लिखा हुआ है, काम की बात हो रही है। तो अब जरा फटाफट, अब आप चूंकि 7 सेंटेंस आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट बताइए कि 8वें का आंसर क्या होगा।
चलिए, डिले नहीं करना, हमको फटाफट बताना है। देखिए, वी शुड डू, हमें करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर वी आपका सब्जेक्ट है, यहां पर शुड हेल्पिंग वर्ब है, और डू क्या है? ये मेन वर्ब है। अब उसके बाद यहां पर वर्क लिखा हुआ है, तो ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है? क्या है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद जब आएगा वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा, तो अगर कुछ भरना है तो यानी कि ये नाउन होगा, और नाउन के पहले क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। आपको बताया गया पजेसिव एडजेक्टिव क्या कहलाता है? पजेसिव डिटरमिनर कहलाता है। तो यहां पर पजेसिव डिटरमिनर आएगा। कौन किसके साथ आता है? देखिए, आई के साथ क्या आएगा? माई आएगा, वी के साथ आर आएगा, और यू के साथ क्या आएगा? योर आएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्तों? वी लिखा हुआ है। अगर वी लिखा हुआ है तो वी के साथ क्या आएगा? आर आएगा। तो यहां पर क्या फिल करेंगे? वी के साथ आर, यानी ये सेंटेंस आपका होगा, वी शुड डू आवर वर्क नाउ। ये काम हमें क्या करना चाहिए? वी शुड डू आवर वर्क, हमें अपना काम करना चाहिए नाउ, अभी। यानी ये जो भी काम हमें दिया जाता है उस काम को अभी हमें करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क। क्योंकि वी लिखा हुआ है इसलिए इसके साथ क्या आएगा? आर आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 9। लुक एट, फिर उसके बाद आपको फिल करना है लुक एट फेस। लुक एट, उसके बाद फेस लिखा हुआ है साथियों। अब यहां पर आपको फिल करना है, यहां पर भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। लुक एट का मतलब होता है देखना। देखिए, जब किसी को अपनी तरफ या किसी चीज की तरफ अगर पॉइंट आउट करके बताना हो कि इस चीज को देखो, तब वहां पर साथियों कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? लुक का यूज करते हैं। और लुक के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एट आता है। तो ये लुक एट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब होते हैं जिनके साथ जो प्रीपोजिशन है वो फिक्स कर दिया गया। तो ऐसे वर्ब को क्या कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। और चूंकि ये फिक्स्ड होता है तो इसलिए इसको फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। तो याद रखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको फिक्स्ड कर दिया गया है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, लुक एट के बाद क्या आएगा? लुक एट का मतलब होता है देखना। यह भी किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया गया है। तो चलिए फटाफट बताइए कि यहां पर यानी 9th में कौन सा वर्ड फिल करेंगे, कौन सा डिटरमिनर आएगा? चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए बताइए, फटाफट बताएंगे, लुक एट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन, सॉरी, कौन सा डिटरमिनर यहां पर यूज करेंगे? अब देखिए, लुक एट देखो, लुक एट देखो, किसको देखो? फेस को देखने की बात हो रही है दोस्तों। तो फेस क्या है? यहां पर ये हमारा नाउन है, यानी ऑब्जेक्ट है। ये नाउन है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट। देखिए, कोई भी सेंटेंस लिखा है उसमें एक सब्जेक्ट होगा, और ये सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ये भी दो ही कैटेगरी में डिवाइड होता है, या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहां जो फेस लिखा हुआ है ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? नाउन है। अब आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ है, तो लुक एट फेस लिखा हुआ है। अब यहां क्या फिल करना है? यहां पर कोई ना कोई पजेसिव आएगा, पजेसिव डिटरमिनर आएगा। तो यहां पर पजेसिव डिटरमिनर यानी पजेसिव एडजेक्टिव हमें यूज करना है। तो यहां पर फेस की बात की जा रही है, तो ये फेस दो लोगों का हो सकता है। जनरली किसी मेल का भी हो सकता है और किसी फीमेल का भी हो सकता है, यानी किसी महिला का हो सकता है, किसी पुरुष का हो सकता है, लड़का का हो सकता है, लड़की का हो सकता है। अगर यहां कोई और आगे हिंट दिया होता, कोई और सेंटेंस लिखा होता, तो उससे यह पता चल जाता कि यहां पर लड़के की बात हो रही या लड़की की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों याद रखिए कि जहां पर क्लियर कट बात ना की गई हो वहां आपको फ्रीडम है, आप आजाद हैं कि कुछ भी लिख सकते हैं। तो पजेसिव अगर देखिए, जैसे आई के साथ माई आता है, वी के साथ आर आता है, यू के साथ योर आता है, ऐसे ही अगर आप लड़का मानते हैं कि यहां लड़का होगा सब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हिज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मानते हैं कोई लड़की होगी यानी शी
का इस्तेमाल है तो वहां पर उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हर यूज कर सकते हैं। यानी कि यहां पर हिज भी आ सकता है और हर भी आ सकता है, दोनों आपका सही होगा। तो लुक एट हिज फेस भी लिख सकते हैं, लुक एट हर फेस भी लिख सकते हैं, यानी दोनों आपका सही होगा। चाहे लुक एट हिज फेस लिखे और चाहे लुक एट हर फेस लिखे, हिज भी सही है और हर भी सही है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेंटेंस नंबर 10 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 10 लेते हैं। दे क्रॉस्ड, दे सेंटेंस नंबर 10 है दोस्तों। दे क्रॉस्ड, हाँ फिल करना है यहां पर। दे क्रॉस्ड लिमिट्स, लिमिट्स, दे क्रॉस्ड लिमिट, उन्होंने क्या किया, क्रॉस्ड कर दिया, पार कर दिया, क्या, लिमिट पार कर दिया। अब दोस्तों ये दे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्रॉस करना क्या है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दिया गया है, तो बचा क्या आपका, ऑब्जेक्ट। क्या बचा, ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा आपका या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, तो हम इसको क्या मानेंगे, ये नाउन है हमारा। अब नाउन है तो वो अपने साथ क्या लेता है, पजेसिव एडजेक्टिव लेता है, पजेसिव डिटरमिनर लेता है। तो यहां कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव रखा जाएगा, पजेसिव डिटरमिनर रखा जाएगा, वो किससे देखेंगे, सब्जेक्ट से देखेंगे। सब्जेक्ट आपका दे लिखा हुआ, जैसे अगर आई लिखा हुआ है तो आई के साथ क्या आएगा, माई आएगा। वी लिखा हुआ है तो वी के साथ क्या आता है, आर आता है। अगर यू लिखा हुआ है सब्जेक्ट तो यू के साथ क्या आएगा, योर आएगा। अगर ही लिखा हुआ है तो ही के साथ क्या आता है, ही जाता है। ऐसे ही शी लिखा हुआ है तो शी के साथ क्या आएगा, हर आएगा। ऐसे ही इट लिखा हुआ है तो इट के साथ क्या आता है, इट्स आता है। अगर दे लिखा हुआ है दोस्तों तो क्या आएगा, दे के साथ क्या आता है, देयर आता है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये सभी क्या है हमारे, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव डिटरमिनर होते हैं। तो आई के साथ माई आता है, वी के साथ आर आता है, यू के साथ योर आता है, ही के साथ ही जाता है, शी के साथ हर आता है, इट के साथ इट्स आएगा, दे के साथ देयर। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है, दे लिखा हुआ है तो दे के साथ क्या आएगा, देयर आएगा। तो यहां पर देयर आप फिल करेंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो क्या बना, दे क्रॉस्ड देयर लिमिट्स, उन लोगों ने लिमिट क्रॉस किया था, उन लोगों ने जो हद रखी थी उसे पार किया था, लिमिट उन्होंने क्रॉस किया था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 11। हाउ, हाउ के बाद यहां पर फिल करना है। उसके बाद आगे क्या है, मिल्क डू वी नीड, मिल्क डू वी नीड। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है दोस्तों। यहां पर जो है आपको फिल करना है, यहां ऑप्शन दिया गया है। यहां क्या दिया गया है, मैनी और मच, मैनी दिया गया और मच दिया गया है। क्या दिया गया है, मैनी दिया गया है और मच दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो हाउ मिल्क डू वी नीड, हाउ का मतलब यहां पर देखिए, हाउ का मतलब अगर जनरली अकेले लिखा हुआ है, जैसे पूछा गया हाउ, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, लेकिन हाउ के साथ यहां पर या तो मैनी लाना है या फिर मच यूज करना है। हाउ मैनी आएगा या हाउ मच आएगा। अब ये चीज डिसाइड करता है इसके आगे, यानी कि जहां पर आपको फिल करना उसके आगे आपको चेक करना है कि कौन सा नाउन दिया गया है, काउंटेबल नाउन की बात की गई है या अनकाउंटेबल नाउन की बात की गई है। दोस्तों तो देखिए दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल ऐसे नाउन को कहा जाता है जिनके पहले काउंटिंग फिट हो, यानी जिनके साथ आप काउंटिंग लगा करके कुछ बता सके। जैसे मेरे पास मार्कर है, हम कह सकते हैं 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, ठीक है, मार्कर्स। इस तरह से आप बोल सकते हैं। एक मोबाइल है, 1 मोबाइल, 2 मोबाइल्स, 3 मोबाइल्स, 4 मोबाइल्स, ऐसे बोल सकते हैं। यानी इसके साथ आप काउंटिंग लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 कह सकते हैं, ठीक है।
तो जहां पर काउंटिंग फिट होते हैं, जिस नाउन के साथ काउंटिंग फिट होती है वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। और जिस नाउन के साथ काउंटिंग ना फिट हो, जैसे अगर मिल्क लिखा हुआ है दोस्तों, तो मिल्क अगर लिखा हुआ, आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो क्या मम्मी बोलती है कि बेटा दूध नहीं है, जाकर के दुकान वाले अंकल से बोलना कि एक दूध दे दे? क्या ऐसा, एक भैंस तो हो सकती है, एक गाय तो हो सकती है, लेकिन एक दूध कभी आपने नहीं सुना होगा। या दो दूध दे दो, तीन दूध ले आओ, चार दूध ले आओ, ये नहीं बता सकते हो। तो वैसे भी ये मैटीरियल नाउन होते हैं। आपको क्या बताया गया है कि जो मैटीरियल नाउन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और एक खास बात इसकी ये होती है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर मिल्क के साथ साथ वाटर लिखा हुआ है, तो वाटर क्या है, एक पानी, दो पानी, तीन पानी आप नहीं कह सकते हो। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल, इसके साथ काउंटिंग नहीं लगाई जा सकती है। तो या काउंटिंग लगा करके नहीं बोल सकते हो, तो इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर ऑयल की बात की जाए, ऑयल की बात की जाए तो ऑयल क्या है, ये भी अनकाउंटेबल होगा। अगर हम तेल की बात करें, एक तेल, दो तेल, तीन तेल जो है, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो इसलिए ये क्या है, हमारे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। दूसरी चीज आपको ये चेक करना है कि यहां जो मिल्क आया है ये क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ दोस्तों मच का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। और जो काउंटेबल होता है उसके साथ क्या यूज किया जाता है, मैनी का यूज करते हैं। अब आपको चेक करना है, अनकाउंटेबल होगा तो मच आएगा, काउंटेबल होगा तो मैनी आएगा। काउंटेबल नाउन होगा तो मैनी आएगा, और अनकाउंटेबल होगा तो मच आएगा। तो यहां मिल्क की बात हो रही है, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो यहां क्या यूज करेंगे, मच यूज करेंगे दोस्तों। तो क्या होगा, हाउ मच मिल्क डू वी नीडेड, हमें कितने दूध की जरूरत है, हमें कितने दूध की आवश्यकता है। तो हाउ मच मिल्क डू वी नीड हो जाएगा। तो यहां पर मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ मच आता है, और काउंटेबल के साथ क्या आएगा, मैनी आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब उसके बाद सेंटेंस नंबर 12 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 12 आपका है आई हैव, उसके बाद है फ्रेंड्स, आई हैव फ्रेंड्स। अब यहां पर भी दोस्तों आपको क्या फिल करना है, मैनी और मच। मैनी और मच, इन दोनों में से आपको किसी एक को फिल करना है। यानी मैनी आएगा या मच आएगा, ये चीज आपको बताना है, मच आएगा या मैनी आएगा। आई हैव फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स हैं। अब बताओ, आई हैव मैनी फ्रेंड्स होगा या आई हैव मच फ्रेंड होगा। अब दोस्तों आपको यह चेक करना है कि जिसके पहले हमें लगाना है मैनी या मच, वो क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अब दोस्त क्या होते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल होते हैं। एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त, हम लोग उसके पहले काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काउंटेबल नाउन है। अब जब काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ क्या आएगा, मैनी आएगा। अब ये फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है, इसलिए क्या आएगा यहां पर, मैनी। तो ये क्या भरा जाएगा, यहां पर क्या फिल करेंगे, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास अनेकों दोस्त हैं, मेरे पास कई दोस्त हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स होगा, यहां पर मच का यूज नहीं किया जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए 12 हो गया, आगे का सेंटेंस लेते हैं। लेवल दोस्तों धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, लेवल आपका, और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब ये डिटरमिनर्स क्या होते हैं, डिटरमिनर्स की संख्या कितनी होती है, वो सब मैंने इसके पहले के वीडियो में डिस्कस किया है दोस्तों। जिनको ना पता हो प्लीज जाकर के देख लेंगे, चाहे जिस परीक्षा में वो जाएंगे, डिटरमिनर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिटरमिनर्स आपको आना चाहिए कि डिटरमिनर्स एक्चुअल में होते क्या है और इनके टाइप्स क्या है, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जिनको डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए 12 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, he has, फिर उसके बाद है टेंशन, जो बहुत ही खतरनाक चीज है, टेंशन। आजकल छोटे छोटे बड़े बड़े सब जो है टेंशन में जी रहे हैं। मैनी और मच,
मैनी और मच, इन दोनों में से किसी एक का यूज करना। ही हैज टेंशन लिखा हुआ मैनी और मच, तो ठीक है, जो बच्चे टेंशन में होंगे, क्योंकि परीक्षा धीरे धीरे जब करीब आती है पहले पढ़ेंगे नहीं और बाद में फिर उनको कहेंगे टेंशन हो गई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले से आप रूटीन बना करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करिए। अचानक से कोई काम करेंगे तो वो ज्यादा होगा, इसलिए कहा जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि जब आप धीरे धीरे कोई काम करेंगे तब आप जल्दी कामयाब होंगे, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, बोझ नहीं पड़ेगा, आप टेंशन में नहीं रहेंगे। वरना आप रोज के रोज काम नहीं निपटाएंगे ना तो आपको बहुत बड़ी टेंशन होगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना, तो उससे नुकसान आपका होगा, तरह तरह की परेशानियां आप खुद झेलेंगे। तो चलिए बताइए दोस्तों, यहां पर ही हैज टेंशन लिखा हुआ, ही हैज मैनी टेंशन होगा या मच टेंशन होगा? चलिए आप आग से बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्या हो गया? ही हैज टेंशन लिखा हुआ। सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि मैनी और मच को यूज करने से पहले आप ये चेक करेंगे कि ये जो वर्ड आया हुआ ये क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो टेंशन की अगर हम बात करते हैं तो टेंशन दिखाई नहीं पड़ती है, दिखाई ना देने वाली चीजें, फील करने वाली चीजें। तो दोस्तों ऐसी चीजें जो हम क्या करते हैं, केवल फील करते हैं, या किसी को हम बताएंगे तो वो फील करेगा, महसूस करेगा। तो महसूस करने वाली चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल सिंगुलर भी होता है, तो अनकाउंटेबल है तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा? मच आएगा, मैनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो चूंकि ये क्या है, टेंशन क्या है, फील करने वाली चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या आएगा? मच आएगा। तो क्या बनेगा? ही हैज मच टेंशन, उसे बहुत टेंशन है। ही हैज मच टेंशन, उसे बहुत टेंशन है। भैया काहे को टेंशन ले रहे हो? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो देखते जाइए, कंटिन्यू पढ़ाई करते जाइए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। वरना आप भी टेंशन में रहोगे, डॉक्टर को भी टेंशन होगी कि है मेरा पेशेंट कहां है, तो डॉक्टर की तो कमाई होगी लेकिन आपका क्या होगा? नुकसान होगा। तो इसलिए नुकसान से बचिए। चलिए, बुद्धिजीवी वही होता है, अच्छा वही होता है जो डॉक्टर के पास जाने से बच जाए। चलिए 13 हो गया। अब उसके बाद आते हैं नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर, आई हैव इश्यूज, आई हैव इश्यूज, आई हैव इश्यूज लिखा हुआ है दोस्तों, आई हैव इश्यूज। अब यहां पर भी आपको बताना है कि मच आएगा या मैनी आएगा, मच आएगा या फिर मैनी आएगा। इश्यूज का मतलब क्या होता है? इश्यूज का मतलब है मसले, मुद्दे, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आई हैव इश्यूज, मेरे पास इश्यूज हैं, यानी एक इशू नहीं, 2 इशू नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पर जो इश्यूज लिखा हुआ है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, पहले आप इसको चेक करेंगे। तो यहां पर दोस्तों इश्यूज जो लिखा हुआ है ये क्या है? काउंटेबल है। आप कहते हो ना मेरे पास एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं, तो इसका मतलब आप गिन करके बता सकते हो कि मेरे पास ये वाली समस्या, एक समस्या ये है, एक इशू ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। यानी यहां पर 1 2 3 लग सकता है, यानी कि काउंटिंग फिट हो सकती है। तो यहां पर ये इशू क्या बनेगा? आपका काउंटेबल नाउन बनेगा, और जो काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ क्या आएगा? मैनी आएगा दोस्तों। क्या आएगा? मैनी आएगा। तो यहां पर आपको क्या फिल करना? मैनी। तो ये हो जाएगा आई हैव मैनी इश्यूज। क्या होगा? आई हैव मैनी इश्यूज। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। जिनको नहीं क्लियर होगा वो भी बताएंगे, क्योंकि इतना एक एक पॉइंट क्लियर करके बताया जा रहा है कि अगर गूंगा, बहरा, अंधा, काना, लूला, लगड़ा कुछ भी होगा, अगर कोई भी व्यक्ति है ना, तो वो जो है एक ही चीज बार बार अगर रिपीट करेगा तो वो जो है सीख जाएगा। कहा जाता ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान।
रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी कि अगर कोई काम हम लगता है कि ये कर नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा, बस आपको क्या करना, कंटिन्यू लगातार आपको धीरे धीरे प्रयास करते रहना, कोशिश करते रहना है, वो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी लगेगा। तो क्या होगा यहां पर, आई हैव मैनी इश्यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, she needs help। अब दोस्तों इसके आगे आपको सम और एनी फिल करना। चलिए यह भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सम और एनी, इनमें से किसी एक का यूज करना है। बताइए सम आएगा या एनी आएगा। अब तक आपने क्या सीखा, मच और मैनी का यूज कहां किया जाता है, अब आप सीखेंगे कि सम और एनी का यूज कहां किया जाएगा। ये सभी जितने भी वर्ड आज आप फिल कर रहे हो ना, ये सभी डिटरमिनर्स होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, डिटरमिनर्स कहा जाता है। ये एडजेक्टिव भी होते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो चलिए अब यहां पर सम और एनी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले, उसके बाद इसका यूज करेंगे साथियों कि सम और एनी कहां आएगा। देखिए अगर मैं किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करूं, किसकी बात करूं, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करूं, किसी पॉजिटिव सेंटेंस की बात करूं तो वहां पर क्या आता है, सम आता है। वहां पर क्या आएगा, सम आएगा। जहां पॉजिटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सम यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होगा वहां पर सम का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस आपका किस फॉर्म में दिया गया है, नेगेटिव फॉर्म में दिया गया है या फिर इंटेरोगेटिव फॉर्म में दिया गया है, किस फॉर्म में दिया गया है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में, यानी नेगेटिव फॉर्म में दिया गया हो या इंटेरोगेटिव, जैसे नो लगा है, नॉट लिखा है, नेवर लिखा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड जिनका जनरली नेगेटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है, या फिर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा, तब वहां पर क्या आएगा, एनी आएगा। क्या आएगा, एनी आएगा। यानी कि सेंटेंस आपका नेगेटिव फॉर्म में होगा या फिर किस फॉर्म में होगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा, तो वहां पर क्या यूज करना है, एनी यूज करना है। लेकिन अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो वहां पर क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, सम यूज करना है। अब आपको यहां दिया गया सेंटेंस चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव अथवा इंटेरोगेटिव है। तो शी नीड्स, अब यहां देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, नीड्स लिखा हुआ है, नीड्स का मतलब आवश्यकता, जरूरत। तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। अब यहां कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ जिससे पता चले कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। तो ये क्या है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या आएगा, सम आएगा। तो यहां क्या फिल करेंगे, शी नीड्स सम हेल्प। यहां क्या फिल करेंगे, सम फिल कर देंगे, तो हो जाएगा शी नीड्स सम हेल्प। उसे कुछ हेल्प की आवश्यकता है, जरूरत है। चलिए 15 हो गया दोस्तों। चलिए 15 के आगे लेते हैं 16। आई डोंट नीड, 16 है, आई डू नॉट नीड, आई डू नॉट नीड हेल्प। अब दोस्तों यहां पर भी आपको फिल करना है या फिर यानी कि सम या फिर आपको एनी, इन दो में से किसी एक डिटरमिनर्स को आपको फिल करना है। अब आप बताएंगे कि यहां पर क्या आएगा, यहां सम आएगा या फिर एनी आएगा। क्या बताएंगे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव निकला, सेंटेंस पॉजिटिव निकला, डेंगू पॉजिटिव निकला, तो क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सम। अगर वो नेगेटिव फॉर्म में आ गया, नेगेटिव फॉर्म में आ गया, तो क्या यूज करेंगे, या इंटेरोगेटिव फॉर्म में आ गया तो वहां पर एनी का यूज किया जाएगा। अब सेंटेंस को आप अगर पढ़ेंगे तो यहां पर दिख रहा है डू नॉट, क्या लिखा हुआ है, डू नॉट लिखा है। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट, शल नॉट, विल नॉट, वुड नॉट,
कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, यानी कोई भी नेगेटिव वर्ड अगर दिखे या नेवर का यूज दिखे तो समझ लेना कि वो सेंटेंस क्या है, आपका नेगेटिव है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन दोनों पोजीशन में क्या आएगा, एनी आएगा। तो यहां क्या फिल करेंगे, एनी हो जाएगा। आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ये हो, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। डू यू नीड, डू यू नीड, डू यू नीड हेल्प। यहां पर देखिए साथियों क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आपको यहां पर फिल करना है सम या फिर एनी, इन दोनों में से क्या आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि सम कहां आता है और एनी कहां आता है। तो देखिए यहां पर आपको पढ़ने के बाद आपको क्या दिख रहा है, सेंटेंस आपका डू से स्टार्ट हो रहा है और सेंटेंस जहां कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है। तो जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तभी मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहां लगाते हैं, सवालिया निशान कहां लगाते हैं, जब सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा। तो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, एनी आएगा। क्या आएगा, एनी का प्रयोग किया जाएगा। जबकि क्या बताया गया कि सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो सम आएगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा तो वहां पर एनी का यूज करेंगे दोस्तों। तो यहां पर क्या आएगा, एनी आएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका डू से यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, एनी आएगा। तो ये बनेगा आपका डू यू नीड एनी हेल्प। क्या हो जाएगा, डू यू नीड एनी हेल्प, यहां पर सम का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 पर दोस्तों, आई हैव इंफॉर्मेशन, आई हैव इंफॉर्मेशन, यहां पर सम या एनी में से क्या आएगा, सम या एनी में से आपको फिल करना है। बताइए, अब कई सेंटेंस आपने कर लिया सम पर और एनी पर, फटाफट बताएंगे। एक सेंटेंस ये है, दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 19, एक और लेते हैं, इसको भी बताइए। आई डोंट हैव, आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन, चलिए यहां पर भी आपको सम या एनी में से किसी एक को लाना है। सम या एनी, इनमें से कोई एक फिल करेंगे कि सम आएगा या फिर एनी आएगा। जरा से बताइए फटाफट 18 और 19 में, चूंकि कई क्वेश्चन आपने सम पर और एनी पर कर लिया, फटाफट बताइए। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए, आई हैव इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है दोस्तों। अब सेंटेंस में अगर आपको फिल करना है सम या एनी, तो क्या देखना होगा कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम आएगा, सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो वहां पर एनी आएगा। अब इस सेंटेंस में देखिए आई हैव इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, यानी कि यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहां क्या आएगा, सम आएगा। तो ये हो जाएगा आई हैव सम इंफॉर्मेशन। दूसरा वाला आई डू नॉट हैव लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट लगने से क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, या इंटेरोगेटिव होता तब भी वहां पर क्या यूज करते हैं, एनी लगा देते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, एनी आएगा, क्योंकि सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, डू नॉट के साथ लिखा हुआ है या नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये होगा आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। चलिए उसके बाद सेंटेंस नंबर 20 लेते हैं दोस्तों। एक सेंटेंस और लेते हैं और आज का वीडियो इसी पर जो है हम लोग जो है बाइंड अप करेंगे। केवल एक सेंटेंस जो आपके होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आपको इसको बताना है कि यहां पर क्या क्या फिल करेंगे।
उसके बाद इसका अगला पार्ट जो होगा वो दूसरे पार्ट में करके देंगे साथियों, क्योंकि ये सब डिटरमिनर पर आधारित है। तो पहले आप डिटरमिनर वाला चैप्टर पढ़ लीजिए जो डिटरमिनर का वीडियो बनाया गया है, उसके बाद फिर आप ये एक्सरसाइज करिए, कम से कम 25, 30, 40 एक्सरसाइज करवा दी जाए, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। डू यू हैव information? डू यू हैव इंफॉर्मेशन? और लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब ये स्टार करके मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट का ये सही हो पाता है। जो इमेजिनेशन आपने किया है शायद यहां पर कुछ उलटफेर होगा। ये वो सेंटेंस है जो देखने में आपको लग बिल्कुल वैसे रहा है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है। यानी कि आप ये मत सोचिएगा कि सेम टू सेम वैसे ही है, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें है। देखते हैं कौन बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो आप अगर आपने इसको कर लिया है तो इसको इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और जो बच्चे नए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को बताइए कि कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े। और इस पर मैथ्स और कॉम्पिटिटिव मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं जो निःशुल्क होती हैं। पूरा चैप्टर आपको एक एक एक्सरसाइज के साथ, एक एक एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।